हे गाइस, इस मनहवा का नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर से आ गया हूँ। और पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट देने के लिए मेरे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स। वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां से तुम सीधा नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। और हाँ, वीडियो को 2x स्पीड पर देखना चाहो तो देख सकते हो, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कानागी मनातो हमेशा से एक ख्वाब देखता था, उन महान नायकों की ताकत पाने का जिनकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर थीं। वो ऐसी ताकत चाहता था जिससे वो सिर्फ एक लकड़ी के डंडे से पूरी सेना को हरा सके या बस सोचकर जादू कर सके। लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाबों से ज्यादा बेरहम होती है। जब मनातो हंटर अकादमी में दाखिल हुआ तो सच्चाई उसके मुंह पर तमाचा बनकर लगी। वो था लूजर में भी सबसे बड़ा लूजर। वो क्वालिफाइंग टेस्ट तक पास नहीं कर पाया और सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर सबसे घटिया बर्ताव करता था क्लास का टॉपर हिजाकी। उसके और उसके दोस्तों के लिए तो मनातो को पीटना रोज का टाइम पास बन चुका था। वे हर दिन उसे मारते, बेइज्जत करते और उसका सारा पैसा छीन लेते। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हिजाकी और उसके यारों ने तय किया कि वे हीरोज के प्राचीन मकबरे को लूटेंगे और जबरदस्ती मनातो को भी अपने साथ खींच ले गए। वो लोग अंदर जाकर प्राचीन खजाने चुराने लगे। जब मनातो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसे बेरहमी से मारा और अधमरी हालत में झील में फेंक दिया। पर वहां उस झील की गहराई में सैकड़ों प्राचीन नायक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक मौका दिया, तू इनमें से किसी एक की शक्ति चुन सकता है। वो तलवारबाज बन सकता था, जादूगर, समनर, तीरंदाज, रसायनज या कुछ और भी। लेकिन मनातो बहुत कुछ झेल चुका था, अब वो एक ही रास्ता नहीं चुनने वाला था। वो बोला, मुझे सब चाहिए। नायकों ने चेतावनी दी, ये नामुमकिन है, तुम्हारा शरीर इसे सह नहीं पाएगा। पर मनातो ने ठान लिया था और फिर वो बन गया हजारों नायकों की शक्ति का वारिस। जब वो झील से बाहर निकला, वो कानागी मनातो नहीं था जिसे वो कमीने कभी पीटते थे। वो था जिससे सब डरने वाले थे। सब दंग रह गए, जैसे कोई तिलचट्टा मरने का नाम ही न ले। कानागी मनातो खामोशी से जमीन पर पड़ा एक डंडा उठाता है और उसे हिजाकी के दोस्तों के सामने लहराता है। बेशक सब हंसने लगे। उधर हिजाकी का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अब की बार इसे खत्म कर दो, हमेशा के लिए। उसके साथी में से एक ए रैंक तलवारबाज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसे लगा ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन जमीन पर लुढ़क गई। वो समझ भी नहीं पाया कि मरा कैसे। दूसरा साथी, एक जादूगर, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवा में उसकी जादुई लहरें घूमने लगीं। पर तभी कानागी ने बस एक उंगली उठाई और बिजली की एक किरण उसके ऊपर गिरी। वो जगह पर ही भुन गया। अब बचा था सिर्फ हिजाकी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लूजर को वो रोज पीटता था, वो अब संस्थापक नायकों की आत्माएं अपने अंदर समाये हुए हैं। कानागी के भीतर वो प्राचीन आत्माएं अब आजाद थीं। सदियों की कैद के बाद पहली बार खुली हवा महसूस कर रही थीं। वे खुशी से चिल्ला रही थीं, आपस में बहस कर रही थीं। अब इस शरीर को कौन चलाएगा, जैसे कोई खेल चल रहा हो। उसी वक्त उनमें से एक महान तलवारबाज हिनोई राचू कानागी से बोला, इस हिजाकी को छोड़ो, वो तो कीड़ा है। तुम्हें असली खतरा तो उसके पीछे है। और जैसे ही कानागी मुड़ा, हवा में ठंडक छा गई। कुछ भयावह, कुछ अंधकारमय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हिजाकी अब भी सोच रहा था कि वो खुद ए रैंक हंटर है, कानागी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगले ही पल कानागी ने बिना एक पल गंवाए उसके चेहरे पर ऐसी मुक्का मारा कि हिजाकी हवा में उछल गया और दूर जाकर धड़ाम से गिरा। फिर कानागी की नजर गई एक अजीब से बैग पर, जिससे काली धुंध जैसी अंधेरी ऊर्जा निकल रही थी। वो ध्यान से उसे देख ही रहा था कि अचानक उस बैग से जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ। कानागी पीछे की तरफ झटका खा गया, पर अंदर मौजूद हिनो बस हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़ा रहा, जैसे सब पहले से जानता हो। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया दानव सड़कों पर तबाही मचा रहा था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, किसारागी, अब तुम्हारी बारी है। किसारागी झट से आगे बढ़ा। ऊंचाई से छलांग लगाकर उसने वाटरफॉल इम्पैक्ट स्ट्राइक की और एक ही वार में उस दैत्य को चकनाचूर कर दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वाह, ये तो एस रैंक हंटर है। किसारागी मुस्कुराया, शांत लहजे में बोला, बस अपना काम कर रहा हूं। पर तभी पूरा शहर एक भयानक दबाव से कांप उठा। हवा भारी हो गई, लोग जमीन पर गिरने लगे, यहां तक कि हंटर्स भी घुटनों पर आ गए। किसारागी के साथी हांफने लगे। वो पलट कर देखता है और महसूस करता है, ये तो एस रैंक मॉन्स्टर का प्रेशर है। सड़कें, इमारतें सब उस अदृश्य ताकत से कांप रही थीं और सब समझ गए ये शक्ति संस्थापकों के मकबरे की दिशा से आ रही है। उधर जंगल में हिजाकी कांपते हुए जमीन पर गिरा पड़ा था। आंखों के सामने वो बैग हिल रहा था और उसमें से एक विशालकाय दैत्य निकल रहा था, इतना डरावना कि हवा तक जम गई। हिजाकी बुदबुदाया, ये क्या है, कोई राक्षस? कानागी ने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हारी हरकतों ने सील तोड़ दी है हिजाकी। तुमने टॉवर के अंदर कैद बॉस मॉन्स्टर को आजाद कर दिया है। अब डर की शुरुआत बस हुई थी। हिजाकी की आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया,
हमने ये खुद किया है। जब उन्होंने मकबरे से वो प्राचीन अवशेष रिलिक्स निकाले, उसी वक्त उन्होंने एक पुरानी मुहर तोड़ दी थी, और उसी मुहर के नीचे सोया हुआ एक टॉवर का राक्षस अब आजाद हो चुका था। हिनोई ने राक्षस को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी पहचान झलक रही थी। वो बोला, ये तो शून्यता का अवतार है, हमारी युग का प्राणी। वो आगे बोला, ये एस रैंक से भी ऊपर का खतरा है। सिर्फ अपनी जहरीली आभा, टॉक्सिक ऑरा, ये कई किलोमीटर के अंदर हजारों इंसानों को मार सकता है। हमारे जमाने में ऐसे राक्षस आम थे। ये सुनते ही हिजाकी का दिल टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे बिना सोचे समझे भागने लगा। मैं यहाँ नहीं मरने वाला, वो चिल्लाया। कानागी ने धीमी आवाज में कहा, भागोगे तो मरेगे हिजाकी। शिकारी की नजर हरकत पर होती है। पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही हिजाकी ने पहला कदम भागने को बढ़ाया, राक्षस ने बिजली की तरह हरकत की। उसके विशाल टेंटिकल्स हवा को चीरते हुए हिजाकी की तरफ बढ़े। हिजाकी ने किसी तरह अपनी तलवार उठाई, वही तलवार जिससे उसने कभी एक ड्रैगन को मारा था। लेकिन इस बार वो तलवार कागज जैसी कमजोर साबित हुई। टेंटिकल्स ने सीधा उसकी छाती को भेद दिया। हिजाकी की आंखें चौड़ी रह गईं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने उसे वहीं जकड़ लिया और उसकी जीवन शक्ति एसेंस को चूसना शुरू कर दिया। हिजाकी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कानागी बस शांत खड़ा देखता रहा। उसे पहले ही पता था, इसका अंजाम तय था। उसी वक्त हिनोई धीरे से आगे आया, कानागी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारे शरीर में असीम शक्ति है कानागी, मुझे इसे पूरी तरह नियंत्रित करने दो। क्या तुम देखना चाहोगे मेरा वन हैंडेड स्वॉर्ड स्टाइल? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाकी संस्थापक आत्माएं गुस्से में फट पड़ीं। एक ने हिनोई के बाल पकड़कर झटके से खींच लिया। तू हमें धोखा देना चाहता है हिनोई। अरे अरे, मैं तो बस देख रहा था कौन काबिल है। पर सबको पता चल चुका था, वो बस कानागी पर कब्जा जमाना चाहता था। तभी कानागी ने ठंडी और शांत आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। ये शरीर किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कानागी आगे बोला, तुम सब अपनी ताकत बांटना चाहते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। मैं तुम सबको पार करूंगा और साबित करूंगा कि मैं भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच सकता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पात्र बनूं, तो पहले दिखाओ असली ताकत कैसी होती है। हिनोई उसकी बात पर ठाका मारकर हंसा। बदमाश लड़का, तो फिर देखो असली ताकत क्या होती है। उसने तलवार खींच ली और उसी क्षण उसने कानागी के शरीर के साथ विलय शुरू कर दिया। बाकी संस्थापक भी गरज उठे, चलो देखते हैं ये लड़का कितना सह सकता है। कानागी की आंखों में हजारों आत्माओं की चमक उभरी। हिनोई की तलवार अब कानागी के हाथ में थी। उसने झपट्टा मारा और राक्षस का एक पूरा हाथ एक ही वार में काट दिया। राक्षस दर्द में दहाड़ा और अपने टेंटिकल्स से हमला किया। लेकिन अब कानागी वैसा नहीं था। उसकी चालें इंसानी नहीं रहीं। हर नई आत्मा उसके अंदर घुसते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ती गई। किसी ने उसे फुर्ती दी, किसी ने भारी ताकत, किसी ने युद्ध कला की निपुणता। अब कानागी ने राक्षस के अपने ही टेंटिकल्स पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। धरती हिल गई, हवा में धूल का तूफान उठा। फिर उसने पास पड़ी एक धनुष उठा ली और कहा, अब खत्म करते हैं ये खेल। तीर छोड़ा, जो बिजली की तरह दौड़ता हुआ सीधा उस राक्षस के सीने में जा धंसा। और इस तरह कानागी, जिसने कभी खुद को सबसे कमजोर समझा था, अब बन चुका था हजार नायकों की शक्ति का साक्षात रूप। वो फिर अपनी सारी कला इस्तेमाल करता है, बवंडर, आग की सांस और बर्फ के हमले तक। तभी हिनोई फिर से काबू पा लेता है और हिजाकी की टूटी हुई तलवार जमीन से उठा लेता है। जैसे ही दानव नीचे से अचानक वार करने की कोशिश करता है, कानागी की आंखें पीली चमक उठती हैं। उसके भीतर छिपा महान जादूगर नियंत्रण ले लेता है और एक ही झटके में बिजली गिराकर उस दैत्य को झटका देता है। कानागी हवा में उछलता है, सीधा दानव के ऊपर जा पहुंचता है। अब हिनोई फिर से नियंत्रण में है और अपने मशहूर एक हाथी तलवार वार गेक्किरी वेव कटिंग ब्लेड को चलाता है। तलवार की लहर दानव को बीच से चीर देती है और उसकी तांडव जैसी तबाही यहीं खत्म हो जाती है। दानव के गिरते ही कानागी के चेहरे पर जीत की मुस्कान खिल उठती है। पास के एक पेड़ पर बैठा एक काला कौवा पूरी लड़ाई देख रहा होता है। उधर शहर में एक ऊंचे टावर पर खड़ा आदमी फोन उठाता है और ये सुनकर हैरान रह जाता है कि दैत्य तो पहले ही मारा जा चुका है, वो भी उसके पहुंचने से पहले। वो पूछता है, क्या आसपास कोई ताकतवर शिकारी था? दूसरी तरफ से जवाब आता है, कौए के भेजे गए फुटेज के मुताबिक ये काम अकादमी के एक छात्र ने किया है। वो आदमी चिहारा मिदोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन, मुस्कुराकर कहता है, मुझे उस छात्र से मिलना है। अगली सुबह मिदोरी राक्षसों की लाशों के ढेर पर बैठा अकादमी के डायरेक्टर को फोन करता है। वो बताता है, एस रैंक वाले दैत्य का सफाया हो चुका है, लेकिन इस बार काम मेरा नहीं था। कौए के भेजे गए फुटेज के मुताबिक वही कानागी था जिसने उस राक्षस को मारा था। मिदोरी को यकीन नहीं होता।
आखिर कानागी तो वो लड़का है जो 3 बार शिकारी परीक्षा में फेल हो चुका है। फिर भी वो अकादमी के डायरेक्टर से एक छोटा सा एहसान मांगता है। उधर अकादमी में छात्रों के बीच पिछले दिन की घटना को लेकर खलबली मची हुई है। उस लड़ाई की जबरदस्त ऊर्जा से कई लोग अब तक संभल नहीं पाए हैं। सब अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर वो कौन था जिसने उस दानव को हराया। एक छात्र मजाक में अपने दोस्त से कहता है, भाई वो मैं ही था। तो उसका दोस्त हंसकर जवाब देता है, छोड़ना, पिछली बार किसी एस रैंक शिकारी को निकले हुए 10 साल हो गए हैं। लेकिन अफवाहें फैल रही हैं कि दैत्य का संहार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की अकादमी का एक छात्र है। कानागी हाथ में छड़ी का सहारा लिए कांपते कदमों से कैंपस में चलता है। वो चारों ओर हो रही बातों को सुनता है। हर कोई उसी घटना की चर्चा कर रहा है। तभी अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है, उसे गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, अरे तेरे जैसे कमजोर लड़के को कोई एस रैंक स्लेयर बना देगा क्या? कानागी कुछ नहीं कहता। उसे सच्चाई पता है। हाँ, वही था जिसने दानव को हराया, लेकिन वो जीत उसके अपने बल पर नहीं थी, फाउंडर्स को सौंपना पड़ा था। अब उसी ताकत के झटके से उसका पूरा शरीर दर्द में है। जैसे ही वो मुश्किल से खड़ा होता है, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, ताना मारती हुई लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हुई। वो हिनोई है। हिनोई कहता है, याद है ना, तूने कहा था कि एक दिन हमें भी पीछे छोड़ देगा। उसकी आवाज में चुनौती भी है और भरोसा भी। कानागी गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। पिछली रात के अपने ही शब्द याद करते हुए धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देता है, हाँ, और मैं करूंगा भी। कानागी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। शरीर में दर्द अब भी चुभ रहा है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसके भीतर मौजूद हिनोई हल्की हंसी हंसता है और कहता है, चल दिखा अपनी हिम्मत। हिनोई चारों तरफ के छात्रों को देखता है और हल्का सा ठंडा सांस छोड़ता है। उसे निराशा होती है। इस युग के अवेकंड तो आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर लगते ही नहीं। अपने जमाने के योद्धाओं की तुलना में ये सब बहुत कमजोर हैं। वो मन ही मन सोचता है, अगर टावर अब फिर से प्रकट हुआ तो ये दुनिया शायद टिक ही ना पाए। उसी वक्त उसकी सोच एक तीव्र ऊर्जा की लहर से टूट जाती है। हिनोई तुरंत सतर्क हो जाता है, कुछ बहुत ताकतवर पास ही है। कानागी नोटिस करता है कि हिनोई अचानक चुप और गंभीर हो गया है। वो पूछता है, क्या हुआ? हिनोई धीरे से जवाब देता है, कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था। लेकिन भीतर ही भीतर वो उस भारी ऊर्जा की मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है। तभी एक प्रोफेसर की आवाज आती है, कानागी जरा इधर आओ जल्दी। कानागी सोचता है कि शायद उसकी त्यागपत्र वाली चिट्ठी के बारे में बात करनी है, इसलिए थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ता है। उसे पता है कि शिकारी बनने के लिए उसे 3 मौके मिल चुके हैं और तीनों बार वो फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि अब उसे शुरू से फिर सब कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है, कानागी तुम्हें मैदान में जाकर दोबारा परीक्षा देनी होगी। कानागी के कदम ठिठक जाते हैं। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है, क्योंकि ऐसी री एग्जामिनेशन की अनुमति किसी को नहीं मिलती। उधर अकादमी की खिड़कियों पर छात्र झुंड बनाकर खड़े हैं, आपस में फुसफुसा रहे हैं। कोई याद नहीं कर पा रहा कि कभी किसी शिकारी की दोबारा परीक्षा ली गई हो। मैदान में कानागी अपनी जगह पर खड़ा होता है। शरीर अब भी कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है और उसे खुद को साबित करना ही होगा। पहला टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट। औसतन इसे पूरा करने का समय 3.6 सेकंड होता है, जबकि अब तक का रिकॉर्ड है 2.7 सेकंड। वही छात्र जिसने पहले कानागी से टकराकर उसे नाकाम कहा था, फिर से हंसी उड़ाता है। अब देख कैसे मुंह के बल गिरेगा। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू होती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कानागी बिजली की तरह ट्रैक पर दौड़ता है और फिनिश लाइन सिर्फ 1.2 सेकंड में पार कर देता है। छात्र अविश्वास में एक दूसरे को देखते हैं, क्या ये इंसान है भी? अगला टेस्ट 30,000 मीटर रन। औसतन समय 4 मिनट 20 सेकंड होता है, रिकॉर्ड 3 मिनट 17 सेकंड का। कानागी फिर सबको चौंका देता है, सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में पूरी दूरी खत्म कर देता है। इसके बाद पुशअप्स, बेंच प्रेस और बाकी सभी टेस्ट शुरू होते हैं, पर नतीजा हर बार वही। कानागी हर रिकॉर्ड तोड़ देता है, कई बार तो पुराने रिकॉर्ड का 2 गुना प्रदर्शन करता है। अब तक जो छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब चुपचाप उसे देखते रह जाते हैं। कुछ की आंखों में तो सम्मान की झलक भी दिखती है। कानागी खुद भी हैरान है, क्या ये फिर वही संस्थापक फाउंडर्स मेरी मदद कर रहे हैं? लेकिन हिनोई की आवाज भीतर से आती है, नहीं, इस बार सब तूने खुद किया है। उधर प्रिंसिपल के ऑफिस में मिदोरी को कानागी मनातो की पूरी फाइल सौंपी जाती है। वो दस्तावेज पलटते हुए चुपचाप कहता है, कमाल है, इसके रिकॉर्ड तो वाकई असाधारण हैं। लेकिन प्रिंसिपल गहरी सांस लेकर बोलता है, मुझे शुरू से इस री एग्जाम को लेकर शक था। इसकी शारीरिक क्षमता जितनी भी हो, असली समस्या इसका जादुई सामर्थ्य है। वो फाइल में दर्ज रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करता है।
पिछले 3 सालों की हर जांच में इसका मना स्तर अनडिटेक्टेबल रहा है, यानी जादू का जरा सा भी निशान नहीं। ऐसे छात्र को अकादमी में रखने का कोई मतलब नहीं था, वो ठंडे स्वर में जोड़ता है। मिदोरी का सेक्रेटरी यह सब सुनकर जरा भी हैरान नहीं होता। वो मुस्कुराकर कहता है, जैसी उम्मीद थी वैसा ही निकला। फिर भी मिदोरी उस हालात में एक तरह की दिलचस्पी महसूस करता है, जैसे उसे अंदर ही अंदर मजा आ रहा हो। वो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, देखना, सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा लोग सोच रहे हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर कानागी अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है। टेस्ट की देखरेख करने वाला प्रोफेसर नियम समझाता है, तुम्हें अपनी मना ऊर्जा इस बड़े पंखे में प्रवाहित करनी है। 30 सेकंड में जितनी बार ये घूमेगा वही तुम्हारा स्कोर होगा। कानागी गहरी सांस लेता है। पिछले नाकामियों की यादें उसे परेशान करती हैं। कितनी बार उसने कोशिश की, लेकिन पंखा एक बार भी नहीं हिला। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा यही रही, वो मना महसूस ही नहीं कर पाता था। पर इस बार कुछ अलग है। इस बार वो साफ साफ महसूस कर पा रहा है। ऊर्जा उसके दाएं पैर से उठकर शरीर में घूमती है, फिर वापस लौटती है। वो ध्यान लगाकर मना को अपनी दाएं हथेली से बाहर निकालने की तैयारी करता है। जैसे ही प्रोफेसर शुरू का संकेत देता है, कानागी अपनी मना छोड़ देता है और अगले ही पल पंखा धड़ाधड़ घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन की सुइयां पागलों की तरह दौड़ने लगती हैं। स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि देखने वाले छात्रों को नंबर तक दिखाई नहीं देते। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि प्रोफेसर को खुद को पीछे हटाना पड़ता है। और फिर धड़ाम! मशीन धमाके के साथ उड़ जाती है। पूरा ग्राउंड सन्न रह जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। पंखा अब पूरी तरह से अलग होकर मैदान के उस पार किसी कट्टर की तरह उड़ गया। छात्र घबराकर चिल्ला उठे जब वो सीधा मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए हेडमास्टर के ऑफिस में जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। अंदर बैठे हेडमास्टर किसी तरह बाल बाल बचे और सदमे से जमीन पर गिर पड़े। मिदोरी का सेक्रेटरी उस नज़ारे को देखकर सन्न रह गया। समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या है। लेकिन मिदोरी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे साफ दिख रहा था कि कानागी की ताकतें उसकी अपनी ताकतों से कितनी मिलती जुलती हैं। मिदोरी के मुताबिक अब तक सिर्फ एक ही इंसान था जिसने अनमेजरेबल स्कोर हासिल किया था, और वो खुद था। उधर प्रोफेसर, जो अभी तक सदमे में थे, आखिरकार बोल पड़े कि कानागी ने हंटर एग्जाम पास कर लिया है। ये सुनते ही मैदान में मौजूद सारे स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठे। कानागी ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि सबकी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। अपने हाथों को देखता हुआ कानागी कांपने लगा। सालों से उसे लगता था कि उसके पास कोई जादुई ताकत नहीं है, लेकिन असली ताकत तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। साइड से हिनोई मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। उसे देखकर कानागी भी समझ गया, अब सब कुछ बदल चुका है। उसने जब अपने शरीर को फाउंडर्स के हवाले किया, तभी उसके अंदर छुपी असली शक्ति जाग गई थी। हिनोई हल्की हंसी दबाते हुए सोचता है, ये लड़का बिल्कुल आम नहीं है। शून्यता की मुहर उसके भाग्य पर अंकित हो चुकी थी, जैसे वो इस पल का इंतजार 100 सालों से कर रहा हो। वो अभी इस सोच में डूब ही रहा था कि अचानक एक भारी दबाव पूरे मैदान पर उतर आता है। हवा में झटका फैल जाता है, जमीन तक कांप उठती है। उस ताकत का असर इतना जबरदस्त था कि कानागी कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसका दिमाग अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। पर हिनोई तुरंत पहचान गया। ये वही जबरदस्त आभा थी जो उसने सुबह महसूस की थी, और अब उसी दबाव के बीच से कोई मानो हवा में से उभर आता है। दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर मिदोरी। कानागी उसे देखकर सन्न रह गया। वो तो लीजेंड है, सबसे ताकतवर शिकारी जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा करती है। मिदोरी जमीन पर उतरता है और सीधे कानागी की ओर देखता है। वो मुस्कुराते हुए उसके हंटर एग्जाम में किए गए कारनामे की तारीफ करता है, लेकिन कानागी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता। फिर मिदोरी कहता है, अब एक और टेस्ट है। वो चुनौती देता है कि कानागी उसे सिर्फ एक बार करके दिखाए। दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को छू भर लेना, यही नया टेस्ट था। कानागी कुछ पल के लिए जम गया। सामने खड़ा था 23 साल का मिदोरी, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में फुल फ्लेज्ड हंटर बन गया था। उसकी कहानियां किसी दंतकथा से कम नहीं। हजारों दानवों को उसने पल भर में राख बना दिया था। उसकी ताकत इतनी भारी थी कि बाकी हंटर भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते थे। 10 साल पहले उसने अकेले ही पैंडेमोनियम आउटब्रेक को खत्म कर दिया था, और 5 साल पहले उसने क्यूशु आउटब्रेक को भी काबू में कर लिया था। अब वही शख्स कानागी के सामने खड़ा था, एक मुस्कान के साथ और एक नामुमकिन सी चुनौती लिए। वो एक चलता फिरता विस्फोट था, एक ऐसी ताकत जो मानो खुद में ही एक ब्रह्मांड हो। जब मिदोरी ने अपनी चुनौती समझाई तो कानागी यकीन ही नहीं कर पाया कि वो सच में ऐसा कह रहा है। उधर हिनोई तो जोश में आ गया। वो तुरंत बोला, कानागी, शरीर मुझे दे दे अभी। लेकिन मिदोरी ने सब कुछ बहुत सीधा साधा बताया। कानागी के पास सिर्फ 1 मिनट था उसे मारने के लिए। जीते या हारे, कोई सजा या नतीजा नहीं होगा। मिदोरी खुद हर 10 सेकंड में सिर्फ एक बार हमला करेगा, ताकि लड़ाई बराबरी की रहे।
न कोई झिझक, न कोई शक। कनागी कोई भी हथियार, कोई भी स्किल इस्तेमाल कर सकता था। मिदोरी खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अपनी बात को साबित करने के लिए मिदोरी ने हवा में हाथ उठाया और पल भर में उसके चारों तरफ हजारों लीजेंडरी हथियार प्रकट हो गए। तलवारें, भाले, धनुष, हर हथियार। वो नजारा इतना अविश्वसनीय था कि कनागी कुछ पल के लिए कुछ सोच ही नहीं पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई मिदोरी, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर के साथ एक पर एक लड़ने जा रहा है। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, क्या सच में मैं कोई भी हथियार चुन सकता हूं? मिदोरी बस मुस्कुराया। उसने पास की एक कताना उठाई, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे कोई साधारण लकड़ी हो, और अगले ही पल उसने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया, जैसे वो तलवार कांच की बनी हो। शांत स्वर में उसने कहा, मेरे शरीर की धार किसी भी ब्लेड से तेज है। कनागी अभी उस नजारे को समझ ही रहा था कि हिनोई का गुस्सा फट पड़ा। उसकी आवाज में झुंझलाहट और आग दोनों झलक रही थीं। वो चिल्लाया, बस बहुत हुआ, ऐसे शब्द माफ नहीं किए जा सकते। उस पल हवा में एक और तूफान उठने वाला था। कनागी को महसूस हुआ कि हिनोई की ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, जैसे वो किसी भी पल पूरी ताकत से बाहर निकलने वाला हो। उसी पल कनागी को एहसास हुआ, मिदोरी की ताकत फाउंडर्स के बराबर है। ऐसी शक्ति के सामने जीतने की उम्मीद लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब पीछे हटने का वक्त भी नहीं था। इधर सारे स्टूडेंट्स मैदान के चारों तरफ जमा हो चुके थे, सांस रोके इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। तभी बिना किसी चेतावनी के मिदोरी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। टेस्ट शुरू, उसने शांत आवाज में कहा। कनागी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पूरी रफ्तार से मिदोरी की ओर झपटा। हिनोई अंदर से चिल्लाया, तू अकेले लड़ने वाला है, ये तो बेईमानी है। पर कनागी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसे पता था कि वो शायद हार जाएगा। फिर भी उसने तय कर लिया कि अगर उसे लीजेंड बनना है तो उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, न कि फाउंडर्स की शक्ति उधार लेनी होगी। वो तलवार झुलाते हुए मिदोरी पर वार करता है, लेकिन मिदोरी एक हल्के से कदम से आसानी से बच जाता है, मानो उसके लिए ये कोई खेल हो। कनागी लगातार वार पर वार करता जा रहा था और उधर मिदोरी बड़ी आराम से फोन पर बात कर रहा था। हंसते हुए पूछता है, वैसे तू कौन सा सोशल मीडिया यूज करता है? फिर मजाक में जोड़ता है, ये तो पक्का वायरल होने वाला है। छात्रों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिदोरी बिना जरा भी कोशिश किए हर वार को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे ये कोई डांस हो। पर तभी एक छात्र ने ध्यान दिया, कनागी की चाल में कुछ अजीब सा बदलाव आया है। सभी की निगाहें अब कनागी पर टिकी थीं। वो अपनी तलवार उठाता है, पहले ऊपर से वार करने का दिखावा करता है, लेकिन अगले ही पल बिजली की तेजी से मूव बदल कर मिदोरी के पैरों और गले की तरफ हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है। वार इतना साफ और परफेक्ट था कि खुद कनागी हैरान रह गया। उसका शरीर जैसे अपने आप चल रहा था, बिना किसी रुकावट के। उसे महसूस हुआ कि वो थक नहीं रहा। तभी उसे ख्याल आया, क्या ये फाउंडर्स की शक्ति का असर है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। मिदोरी ने अचानक उसकी तरफ उंगली उठाई, हल्के से उसके सिर पर रखकर बोला, 10 सेकंड हो गए। कनागी किसी तरह झुककर बच गया और अगले ही पल मिदोरी की उंगली से निकली ताकत ने पूरा मैदान चूर चूर कर दिया। जमीन फट गई, हवा हिलने लगी। कनागी ने डर के मारे पीछे देखा। अगर वो वार सीधा लगता तो उसका सिर उड़ चुका होता। मिदोरी ने अपनी उंगली की तरफ देखा, थोड़ा हैरान होकर। उसे कनागी से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। वो खुद सोच में पड़ गया कि क्या उसने ज्यादा ताकत लगा दी थी। उधर कनागी के अंदर घबराहट फैल गई। उसे लगा कि अगर ऐसे चला तो वो जरूर मर जाएगा। वो बेताबी से अपने उस मजबूत रूप की भावना को याद करने लगा और तभी उसके अंदर से एक भयंकर आभा फूट पड़ी, इतनी तेज कि खुद मिदोरी भी एक पल के लिए चौंक गया। कनागी ने दोबारा हमला किया। इस बार उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। स्टूडेंट्स हैरान होकर चिल्लाए, कैमरा तो उनकी मूवमेंट पकड़ ही नहीं पा रहा। मिदोरी ने कनागी के भीतर की इस अचानक बदलाव को महसूस किया। वो सोचने लगा, क्या ये ताकत किसी खास शर्त से एक्टिव होती है या फिर ये जानबूझकर इसे छुपा रहा है? फिर उसे एहसास हुआ, दूसरे 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ झुका, उंगली उठाई और इस बार सिर नहीं, सीधा कनागी के सीने पर हल्का सा वार किया। पर वो हल्का वार कनागी को सीधा दीवार में दे मारा। दीवार टूट गई और पूरा मैदान एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। कनागी के मुंह से खून निकल आया, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, जोश था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर अवेकंड मिदोरी से लड़ रहा है। उसे एहसास हुआ, अगर उसका शरीर अब भी कल जैसा होता तो वो उसे एक वार में ही मर गया होता। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो वाकई और ताकतवर हो रहा है। अब चाहे जो हो जाए, पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। वो जोरदार चीख के साथ फिर से मिदोरी की तरफ झपटा, पर अचानक मिदोरी पलक झपकते ही उसके पास आ खड़ा हुआ, इतनी तेजी से कि कनागी वहीं रुक गया।
मिदोरी ने शांत स्वर में कहा, माफ करना, मैंने जितना देखना था देख लिया। उसने आगे जोड़ते हुए कहा, 30 सेकंड पूरे हो गए हैं। और फिर उसने हल्के से कनागी की गर्दन के पीछे वार किया, जिससे कनागी की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। गिरते हुए मिदोरी ने उसे देखा और मुस्कुराया। ये लड़का वाकई जीनियस है, लेकिन अपने साथियों जितना नहीं। वो जान गया कि कनागी में वो पूरी ताकत अभी तक जागी ही नहीं जिसका एहसास उसने पहले किया था। मिदोरी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला, चलो वापस चलते हैं। नतीजा थोड़ा निराशाजनक है। लेकिन तभी पीछे से एक भारी ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ। मिदोरी ने पीछे मुड़कर देखा। कनागी का शरीर तेज रोशनी और आभा से चमक रहा था। उसी वक्त एक अलग सी आवाज आई। वो हिनोई था, जो अब कनागी के शरीर के जरिए बोल रहा था। वो हंसते हुए बोला, वो जिद्दी लड़का तो अब सो चुका है, अब मेरी बारी है। आगे बढ़ते हुए हिनोई ने कहा, क्यों ना इस लड़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। उधर कनागी की आत्मा, जो अब अपने शरीर से अलग हो चुकी थी, घबराहट में देखती है कि हिनोई अब उसके शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा है। दूसरी ओर मिदोरी बस हल्के से मुस्कुराता है। वो तुरंत समझ जाता है यही वो ताकत थी जिसकी आभा उसने पहले महसूस की थी। वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये सच में कोई अलग इंसान है या सिर्फ किसी स्पेशल स्किल का असर? जो भी हो, एक बात तो साफ थी, अब कनागी इंसान नहीं, एक दानव बन चुका था। हिनोई के नियंत्रण में आया कनागी अचानक गरजता है, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहा है मिदोरी, ध्यान रखो। और उसी पल वो बिजली की रफ्तार से हमला करता है। मिदोरी तुरंत नोटिस करता है कि कनागी की चाल बदल चुकी है। उसकी स्पीड, उसकी ताकत, सब कुछ अगले स्तर पर पहुंच गया है। अचानक एक वार मिदोरी के चेहरे के पास से निकलता है। वो झुककर किसी तरह बचता है। कनागी बिना रुके दूसरा वार करता है, जिससे मिदोरी को छलांग लगाकर पीछे हटना पड़ता है। वो हैरान होकर देखता है, कनागी ने तलवार को फिर से सेट कर लिया है। अगले वार के लिए तैयार। एक और स्विंग। मिदोरी फिर से झुकता है, पर वार सीधा पीछे की बिल्डिंग पर पड़ता है। अंदर बैठे छात्र घबराकर भागने लगते हैं। मिदोरी ने ध्यान दिया, कनागी के वार अब पूरी तरह अनियमित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक खास लय है, एक प्राचीन तलवारबाजी की धारा जो पानी की तरह लगातार बहती रहती है। मिदोरी ने हाथ उठाया, हंसते हुए बोला, ऐसे ही तो मूवमेंट चाहिए होते हैं किसी एस रैंक को हराने के लिए। वो दोबारा हाथ ऊपर करता है, कहता है, अब इसे सुला देना चाहिए, वैसे भी सिर्फ 40 सेकंड हुए हैं। पर तभी कनागी बिजली जैसी स्पीड से उसकी ओर झपटा, तलवार घुमाते हुए चिल्लाया, इस बार तू मुझे छू भी नहीं पाएगा मिदोरी। मिदोरी तुरंत पीछे उछला, वार से बचते हुए हंस पड़ा। वाह, अब मजा आना शुरू हुआ। छात्रों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिदोरी, जो अब तक हर वार को आराम से टाल रहा था, अब डिफेंसिव मोड में जा चुका था। कनागी अब हिनोई के नियंत्रण में चिल्लाया, क्या हुआ मिदोरी, तू तो बहुत बोरिंग है, जरा सीरियस हो जा। अगर तूने मुझे हल्के में लिया तो मैं तेरा हाल खराब कर दूंगा। बिना वक्त गंवाए वो दोबारा झपटा, पर मिदोरी बस हंस पड़ा और बोला, ठीक है, जैसा तू चाहता है। अगले ही पल मिदोरी ने एक जोरदार किक मारी, जिससे एक पत्थर पीछे पड़े हथियारों के ढेर की ओर उड़ा, और उसी पल वो सारे हथियार हवा में तैरने लगे। मिदोरी उछला, कनागी को चौंकाते हुए, और ऊपर से उड़ते हुए एक हथियार को पकड़ लिया। कनागी के चेहरे पर जोश उमड़ आया। वो हंसते हुए बोला, आखिरकार, अब मजा आएगा, तू अब सीरियस हो गया है। दोनों हवा में भिड़ गए, पैर से पैर टकरा रहे थे। हर वार में इतनी ताकत थी कि नीचे खड़े स्टूडेंट्स दंग रह गए। जो भी हथियार उनके हाथ में आता, वो दोनों उसे एक वार में टुकड़े टुकड़े कर देते। पूरा मैदान हवा में उड़ती ऊर्जा और टूटे ब्लेड्स से भर गया था। इसी बीच कनागी के शरीर के अंदर फाउंडर्स ये लड़ाई देख रहे थे। हिनोई की ताकत देखकर वो सब दंग रह गए और हैरान थे कि मिदोरी अब तक उसके बराबर टिका हुआ है। एक बूढ़ा फाउंडर बोला, क्यों ना हम भी इसमें शामिल हो जाएं? पर दूसरा तुरंत डांटते हुए बोला, बेवकूफ, दखल मत दे, ये उनका पल है। वहीं ग्रेट विजर्ड अब तक चुप था, लेकिन अचानक उसने गौर किया। कनागी यानी उसकी आत्मा हिनोई के मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर रही है। वो हर स्टेप, हर वार का पैटर्न पढ़ रहा था, जैसे सीख रहा हो कि असली ताकत को कैसे काबू में रखा जाए। तभी हिनोई ने नीचे से छलांग लगाई, पूरा शरीर झुकाकर वार किया, लेकिन तलवार फिर से टूट गई। वो गुस्से में गरज उठा, उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। मिदोरी दूसरी तरफ उसकी इस झुंझलाहट से और ज्यादा उत्साहित हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तो वाकई मजा आ रहा है। धीरे धीरे मिदोरी को एहसास होता है कि अब जमीन पर कोई तलवार नहीं बची। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, अब क्या करेगा हिनोई, कहीं बंदूक तो नहीं निकालेगा? फिर वो जोर से चिल्लाता है, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, अब क्या करेगा तू हिनोई? उसके चेहरे पर एक छेड़ने वाली मुस्कान थी। हिनोई एक नजर पीछे की इमारत की तरफ डालता है, फिर अचानक वहां की ओर झपटा मारता है। वो सीधे उसी आदमी के पास पहुंचता है जिसने पहले कनागी को धक्का दिया था, और उसकी तलवार छीन लेता है। तभी मिदोरी भी हवा में कूदता है, सीधे हिनोई पर घूंसा फेंकता है। घूंसा दीवार से टकराते ही जबरदस्त धमाका होता है, पूरा बिल्डिंग हिल जाता है। लेकिन हिनोई वक्त पर बच निकलता है और पलक झपकते ही मिदोरी के सामने फिर से आ जाता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। हवा में मुक्कों और वारों की झड़ी लग जाती है। मिदोरी हंसते हुए चिल्लाता है, कमाल का लड़का है तू, चल थोड़ा और मजा लेते हैं। नीचे खड़े स्टूडेंट्स हैरान हैं। इमारत अब गिरने वाली है, पर ऊपर ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं
जैसे मौत को भी चुनौती दे रहे हों। लड़ाई छत पर पहुंचती है। मिदोरी की सेक्रेटरी नीचे से सब कुछ आराम से देख रही है, जैसे ये सब उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। मिदोरी छत पर लगे विशाल पंखे फैन के पास जाता है, अपना हाथ उस पर रखता है और एक झटके में उसे पकड़कर फोड़ देता है। सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। वो उस भारी फैन को उठाता है और हिनोई की तरफ उछाल देता है। हिनोई अपनी एक हाथ वाली तलवार घुमाता है और चीखते हुए अपने डाई स्टाइल स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है। तलवार फैन को ऐसे काट देती है जैसे वो कागज का बना हो। फैन के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। मिदोरी की आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साहित होकर बोलता है, वाह, ये तो जबरदस्त था। पर हिनोई वहीं नहीं रुकता। वो तुरंत अपनी तलवार मिदोरी की ओर फेंकता है, पर जैसे ही तलवार उस तक पहुंचती है, वो टकराते ही चकनाचूर हो जाती है। मिदोरी धीरे से हाथ उठाता है, हिनोई की ओर निशाना साधता है और शांत आवाज में कहता है, 60 सेकंड पूरे हो गए हैं। इसके बाद उसकी हथेली से एक जबरदस्त झटका निकलता है जो हिनोई को सीधा नीचे की ओर धकेल देता है। हिनोई गुस्से में धीरे से बड़बड़ाता है, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, कनागी अचानक उसकी पीठ पर कूद जाता है और उसे बाकी फाउंडर्स की तरफ धक्का देकर पीछे फेंक देता है। उसी वक्त मिदोरी का हमला आता है, लेकिन कनागी नरमी से हाथ घुमाकर उस अटैक को साइड में मोड़ देता है। वो वॉर क्लीनली डॉज कर जाता है। यह अप्रत्याशित मूव देखकर हिनोई और मिदोरी दोनों चकित रह जाते हैं, लेकिन झटके की वजह से कनागी का एक हाथ टूट जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने दूसरे हाथ से मिदोरी के चेहरे पर सीधा मुक्का मारता है। अंदर ही अंदर ये लड़ाई अब दो सिंगुलैरिटीज के बीच की जंग बन चुकी थी। एक ऐसी भिड़ंत जो छोटी लगती है, पर हर चाल शतरंज की बाजी जैसी सटीक और खतरनाक थी। भले ही ये सब कुछ सेकंडों में हुआ हो, पर हिनोई के लिए वो पल अनंत जैसा लगा। वो गर्व से मुस्कुराता है क्योंकि कनागी ने जीत की एक नई राह खोल दी थी। लेकिन तभी कनागी देखता है कि मिदोरी ने उसका मुक्का पकड़ लिया है। वो उसे रोक देता है, बस 1 इंच पहले। कनागी के चेहरे पर निराशा झलकती है। उसे लगता है कि वो फिर से हार गया, पर तभी मिदोरी हल्का सा मुस्कुराता है और जानबूझकर कनागी के मुक्के को अपने चेहरे से टकरा देता है। वो हंसते हुए कहता है, बधाई हो कनागी, तुमने टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद दोनों के शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं, अभी हुआ क्या? मिदोरी, जो अब भी आधे होश में है, कनागी के बेहोश शरीर को संभालते हुए उठता है। वो अपनी सेक्रेटरी रेन को बुलाता है और शांत आवाज में कहता है, चलो अब निकलते हैं। रेन उसके पास आती है और नतीजे के बारे में पूछती है। मिदोरी बताता है कि कानागी टेस्ट पास कर चुका है और ये भी मानता है कि उसे कानागी काफी दिलचस्प लगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि गलती से उसने कानागी का हाथ तोड़ दिया, इसलिए रेन से कहता है कि वो उसे ठीक कर दे। रेन बिना झिझक के मान जाती है। आसपास के स्टूडेंट्स ये सुनकर यकीन नहीं कर पाते कि कानागी सच में पास हो गया है। थोड़ी देर में सबको बात समझ में आती है और चारों तरफ खुशी से शोर मच जाता है कि कानागी ने मिदोरी को पंच मारा था। ये आवाज कानागी को होश में ले आती है और जब रेन उसका इलाज कर रही होती है तो वो उसे हिलने से मना करती है। कानागी उसकी बात मान लेता है और उसे शुक्रिया कहता है। रेन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देती है कि वो पास हो गया है। कानागी अब भी हैरान होकर झटके से उठ बैठता है, पूछता है कि क्या उसने सच में मिदोरी को हिट किया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, मिदोरी उसके पास आ जाता है। उसके रिएक्शन पर मुस्कुराते हुए वो कहता है कि पास तो पास होता है और ये भी मानता है कि उसने लड़ाई के बीच से ही इसे सीरियस लेना शुरू किया था। आखिर में मिदोरी कानागी की तारीफ करता है, कहता है कि उसने उसकी सबसे ताकतवर अटैक को डॉज किया और उसकी मूवमेंट्स कमाल की थीं। वो कानागी को कहता है कि उसे अपने इस अचीवमेंट पर गर्व होना चाहिए। कानागी खुद को संभालते हुए मिदोरी की तारीफ स्वीकार करता है। बिना देर किए वो अगले कदम के बारे में पूछता है, अब पास होने के बाद क्या करना होगा। उसके सवाल से रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और मिदोरी की तरफ देखती है, जो खुद भी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उस रात घर पर कानागी अपनी माँ के साथ सफाई में मदद कर रहा होता है, जबकि माँ किचन में खाना बना रही होती है। वो हल्के से पूछती है, आज कितने मेहमान आने वाले हैं? कानागी सोचकर कहता है, शायद एक ही। माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि आज का दिन तो बड़ा खास रहा। न सिर्फ कानागी ने हंटर एग्जाम पास किया, बल्कि मिदोरी जैसे बड़े आदमी की नजर भी उस पर पड़ी। वो गर्व से कहती है कि उसे हमेशा से पता था उसका बेटा मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। कानागी चुपचाप उसकी बातें सुनता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर माँ का चेहरा थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो कहती है, इतना मशहूर आदमी हमारे जैसे घर में आएगा, लोग कहीं इसे डॉग हाउस न समझ लें। कानागी माथा पकड़ लेता है और झट से कहता है, माँ, मिदोरी ऐसे इंसान नहीं है। काम निपटाने के बाद और माँ की मदद करके कानागी आखिरकार अपने बिस्तर पर गिर जाता है। उसकी नजर मिदोरी के दिए हुए कार्ड पर टिक जाती है और उसके अंदर एक तरह की अनिश्चितता भर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मिदोरी ने इस पूरे मामले पर ज्यादा सोच विचार क्यों नहीं किया। उसका दिमाग वापस दिन की लड़ाई की तरफ चला जाता है, जब रेन ने मिदोरी को गिरा दिया था
और उसका पैर मरोड़ दिया था। उसे साफ साफ याद है मिदोरी की दर्द भरी चीख। उसी पल मिदोरी ने कनागी को उसकी पहले कही हुई बात याद दिलाई थी, जैसे कि उसने जीतने के बाद उसकी टीम में शामिल होने का वादा किया हो। कनागी उलझन में था, उसे याद ही नहीं था कि उसने ऐसा कुछ कहा था। रेन और ज्यादा गुस्से में आ गई और मिदोरी के पैर को और जोर से पकड़ लिया। मिदोरी ने फिर कहा कि यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं और सुझाव दिया कि कनागी उस रात उसके घर आए ताकि वो सब ठीक से समझा सके कौन कौन से विकल्प हैं और उनके असली दुश्मन कौन है। कनागी सोच में पड़ गया। दुश्मन? कौन से दुश्मन? उसे तो पता है कि टॉवर पहले ही फाउंडर्स ने नष्ट कर दिया था और अभी के हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मारने में लगे हैं जो डायमेंशनल क्रैक से भाग निकले थे। क्या इसके अलावा भी कुछ है? सोचते सोचते वो नींद में डूब गया। अचानक हिनोई की तेज आवाज ने उसे जगा दिया। उसने देखा कि हिनोई और बाकी फाउंडर्स उसके कमरे में खड़े हैं। उलझन में उसने पूछा कि वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हुआ। हिनोई ने बस इतना कहा कि वो कुछ बात कर रहे थे और अब खत्म हो गई है। फिर भी कनागी का मन नहीं मानता। वो जल्दी से खुद को ढकता है और घबराकर पूछता है कि क्या उन्होंने तय कर लिया है कि उसका शरीर कौन लेगा। हिनोई कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माफी मांगते हुए कानागी सोचता है कि शायद मिदोरी आई है और कहता है कि बात बाद में कर लेंगे। वो दरवाजे की तरफ चलता है, लेकिन बाहर का अंधेरा देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ फर्श पर गिरी हुई है। घबराकर वो उसका नाम पुकारता है और दौड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जब उसे रसोई में किसी को बैठा देखता है। वो अजनबी उसकी माँ के बनाए खाने को मजे से खा रहा होता है और आसपास फैली अव्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए खाने की तारीफ करता है। व्यंग्य भरे लहजे में वो कहता है कि कागी को अपनी माँ को थोड़ा अनुशासन सिखाना चाहिए और जोड़ता है कि अगर वो ग्राहकों को इम्प्रेस करना चाहता है तो उन्हें बेहतर क्वालिटी का खाना लाना होगा। कानागी गुस्से में पूछता है कि वो कौन है और उसकी माँ के साथ क्या किया है। वो आदमी बेपरवाह होकर चिल्लाता है कि अपनी जुबान संभालो और अपना नाम बताता है, हितानी गोरू, एक एस रैंक हंटर और माधोरी का साथी। फिर वो कानागी को आदेश देता है कि उसका सामान उठाए क्योंकि अब से वो उनके बेस पर रहेगा। कानागी के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। बिना सोचे समझे वो हितानी पर मुक्का फेंकता है, लेकिन हितानी आसानी से बच जाता है और पल भर में उसके पीछे आ खड़ा होता है। व्यंग्य से पूछता है, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? कानागी कुछ नहीं कहता, बस अपनी माँ की बातें याद करता है। कैसे उसने वादा किया था कि वो अकेले ही उसे गर्व से बड़ा करेगी जब उसके पिता नहीं रहे। कैसे वो अपने घिसे पिटे जूते पहनती रही, लेकिन कानागी से कहती रही कि वो अपने लिए नए स्नीकर्स ले ले। उसे याद आता है कि आज ही उसकी माँ ने उसे बधाई दी थी और कहा था कि रात के खाने में वो उसका पसंदीदा टोंकात्सु बनाएगी। दृढ़ नजर से कानागी हितानी की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है कि उसने उसकी माँ के साथ क्या किया है। हिनोई, जो पास से सब देख रहा होता है, तुरंत पहचान जाता है कि हितानी असल में पुराने जमाने का एक एस रैंक हंटर है, लेकिन उसे ये देखकर चिढ़ होती है कि ये बंदा एमिडोरी की सस्ती कॉपी जैसा लगता है। झुंझलाकर वो कहता है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। संस्थापक लोग, जिन्होंने दिन में कानागी और मिदोरी की लड़ाई देखी थी, अब समझ जाते हैं कि आगे उन्हें कानागी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। उधर हितानी मुस्कुराकर कानागी को चिढ़ाता है, कहता है, तेरा गुस्से वाला चेहरा तो काफी क्यूट है। फिर वो हाथ उठाता है जैसे उसे थप्पड़ मारने वाला हो, लेकिन कानागी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। जैसे ही थप्पड़ आने वाला होता है, कानागी झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और हैरान कर देने वाली ताकत से हितानी को घुमा देता है। बुजुर्ग संस्थापक ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो इस मूव को पहचानते हैं। ये वही तकनीक थी जो उन्होंने राक्षसों के खिलाफ पिछली लड़ाइयों में देखी थी। अगले ही पल हितानी खिड़की के पार जा गिरता है। पिछवाड़े की दीवार तोड़ते हुए बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो खुद को संभाल लेता है और पैरों पर उतरता है। संभल कर खड़ा होते हुए वो जो हुआ उसे समझने की कोशिश करता है। मन ही मन सोचता है, क्या मैंने अभी आइकिडो देखा? उसे दोपहर की कानागी और मिदोरी की लड़ाई याद आती है, जहां उसने कानागी की जबरदस्त औरा, तलवारबाजी और एक अजीब सी शक्ति देखी थी। हितानी मानता है कि कानागी वाकई टफ है और सोचता है कि वो हिजाकी से भी ज्यादा मजबूत है। कानागी अब गुस्से से कांपते हुए फिर पूछता है, अब बताएगा तूने मेरी माँ के साथ क्या किया, जो अंदर जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही होती है क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल चुका है। हितानी जोर से हंसता है और ताने मारते हुए कहता है, लगता है तुझे अभी तक पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। फिर चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाकर सच बताता है, तेरी माँ रास्ते में आ रही थी तो मैंने बस उसे थोड़ा जहर देकर सुला दिया। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस हल्के साइड इफेक्ट्स होंगे। कानागी अविश्वास से देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों झलकते हैं। वो शांत स्वर में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग किसी ऐसे इंसान के परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाओगे जो तुम्हारा साथी बनने वाला है। हितानी साथी शब्द सुनकर जोर से हंस पड़ता है। अगले ही पल वो गायब हो जाता है और कानागी के पीछे आकर हमला करता है। कानागी
किसी तरह पहले वार से बच जाता है, लेकिन हितानी लगातार हमला करता रहता है। वार करते हुए वो ठंडे स्वर में कहता है, तू कभी हमारा साथी नहीं बनेगा, तू बस एक कठपुतली है जो हमारे आदेशों पर नाचेगा। वो और आगे चिढ़ाते हुए कहता है, जब तेरे अपने लोग बंधक बन जाएंगे तब देखना तू कैसे हमारी बात मानेगा। भोला मत बन। इससे पहले कि कानागी कुछ कर पाए, हितानी उसका पैर कुचल देता है और ब्लेड से उसके गाल पर वार करता है। मुस्कुराकर पूछता है, अब समझ आया, मैं सही था ना? कानागी पीछे हटता है, चेहरे पर जलन महसूस करते हुए। जब वो अपने गाल को छूता है तो समझ जाता है कि जहर पहले ही उसके शरीर में फैल चुका है। हितानी उंगलियां उठाकर दिखाता है, जिन पर अब नुकीले जहर में डूबे सुई जैसे कांटे लगे होते हैं। मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये तेरे अंदर जा चुका है। फिर वह घमंड से बताता है, मेरे शरीर से दर्जनों तरह के जहर पैदा हो सकते हैं। इसे कहते हैं फैंटम बग पॉइजन, एक घातक शक्ति। मिशन की झंझटों से परेशान होकर हितानी बड़बड़ाता है, अगर मैं चाहूं तो 5 किलोमीटर के दायरे में जहरीली गैस फैला सकता हूँ, लेकिन शहर के बीचों बीच ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर ठंडे लहजे में कहता है, ये जहर तुझे 1 मिनट के अंदर मार देगा, जब तक कि तू हमारे संगठन में शामिल न हो जाए। अगर मान गया तो मैं तुझे इसका एंटीडोट दूंगा, नहीं तो तू यहीं खत्म हो जाएगा। कानागी ये सुनकर समझ जाता है कि हितानी का जहर कितना घातक है। किसी आम इंसान के लिए तो ये सीधी मौत की सजा है। वह अपने हाथ की ओर देखता है और मन ही मन पुकारता है, औषधि की देवी वैलेंटाइन, क्या तुम मेरे अंदर मौजूद हो? संस्थापक लोग अपनी नजरें वैलेंटाइन की ओर मोड़ते हैं, जो एकदम हैरान और उलझन में दिखती है। कानागी माफी मांगते हुए कहता है, अचानक बुलाने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम बाद में मुझे सिखा सकती हो कि इस जहर को कैसे बेअसर किया जाए? वैलेंटाइन हकलाते हुए कहती है, हाँ, मैं कोशिश करूंगी। हितानी गुस्से में गरजता है, क्या बकवास कर रहा है तू? और जहर की एक और लहर उसकी तरफ फेंकता है। कानागी फुर्ती से उसे चकमा देता है और शांत स्वर में जवाब देता है, जो आइकिडो तकनीक मैंने पहले इस्तेमाल की थी, वो मैंने हाथों के देवता कुडू हुमेया से सीखी है। अंदर मौजूद बुजुर्ग आत्मा ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कानागी ने सिर्फ एक पल देखकर उसकी तकनीक को हूबहू दोहरा लिया। फिर कानागी अपनी शक्ति को बुलाता है। 10,000 सेना का जल्लाद हिनोई, नीले विनाश का भाला शिमर कैल्कस और स्वर्गीय धनुष मार्गोट, तीनों शक्तियां उसके चारों ओर प्रकट होती हैं, जैसे युद्ध का मैदान तैयार हो रहा हो। कानागी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, मैंने तुम सबकी तकनीकें रिकॉर्ड से पढ़ी और याद की हैं। जिन संस्थापकों को तुम कभी पूजते थे, अब वे सब मेरे भीतर हैं। हितानी ये सुनकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है, पर डरने के बजाय और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है, तो फिर मैं तुझे दर्द की असली दुनिया दिखाता हूँ। वो जहरीली सुइयां निकालकर उस पर झपटता है। कानागी आखिरी पल में उछलकर वार से बच जाता है। हितानी का वार पास के एक पेड़ पर पड़ता है और वो पेड़ कुछ ही सेकंड में सूख कर मर जाता है। बिना रुके हितानी फिर हमला करता है और चिल्लाता है, अगर अभी घुटनों के बल गिरकर माफी मांग ले तो मैं शायद तुझे थोड़ा एंटीडोट दे दूं, नहीं तो जब दर्द तुझे निगल जाएगा, तेरी समझ और होश दोनों खत्म हो जाएंगे। कानागी चुप रहता है, बस उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता है। जैसे ही हितानी का हाथ उसकी तरफ आता है, कानागी झटके से साइड में सरकता है और अपना हाथ हितानी के सीने पर रखकर सेंट वॉन्टैग की मुट्ठी सक्रिय करता है। जोरदार झटके से हितानी के मुंह से खून निकलता है और उसके भीतर मौजूद वॉन्टैग खुद हैरान रह जाता है। वार की ताकत से हितानी उड़कर पास के स्ट्रीट लाइट से जा टकराता है। कानागी एक पल भी नहीं रुकता। वो तुरंत फीट ऑफ लाइट ईर्सन का इस्तेमाल करता है और जोरदार किक से हितानी को हवा में बहुत दूर फेंक देता है। उसके भीतर का ईर्सन खुद उसकी शक्ति देखकर दंग रह जाता है, लेकिन हितानी जल्दी ही संभल जाता है। पलक झपकते ही वो फिर कानागी के सामने आ खड़ा होता है और दोनों हाथों से हमला करता है। कानागी उसके वारों के बीच से निकल जाता है, उसकी कुछ सुइयां तोड़ देता है और फिर शार्प बीक कोरल अटैक से हितानी के पेट पर सीधा वार करता है। इसके बाद वो ड्रैगन का पंजा रोवण की कला का इस्तेमाल करता है, जिससे भीतर का रोवण भी उसकी सटीकता देखकर चौंक जाता है। फिर कानागी उसे पकड़कर फ्लिपर ऑफ लेलैक सक्रिय करता है और हितानी को हवा में इधर उधर घुमाते हुए जमीन से ऊपर तैरने पर मजबूर कर देता है। हितानी अविश्वास में फंसकर बड़बड़ाता है, आखिर ये हो क्या रहा है? उसे मालूम है कि जहर दिमाग को धुंधला कर देता है। इतनी देर में तो ये कानागी के नर्वस सिस्टम पर असर डाल देना चाहिए था। कानागी अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से बुदबुदाता है, मैग्ज़ॉम्फ ट्रॉथ मेल्टियस सेंशियस। अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ जबरदस्त धमाका होता है। ऊर्जा का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि सब लोग एक पल के लिए जड़ हो जाते हैं। हिनोई चौंक कर कहता है, तुम लोगों ने देखा वो? हितानी को हराने के तुरंत बाद कानागी ने हमारी सारी तकनीकें, चाहे वो शारीरिक हों या जादुई, कॉपी करना शुरू कर दिया। वो हंसते हुए जोड़ता है, मुझे परवाह नहीं कि उसकी ताकत क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस से आती है या कहीं और से, लेकिन ये लड़का वाकई दिलचस्प है।
संस्थापक सहमति में सिर हिलाते हैं। हिनोई सुझाव देता है, हमें इसे ट्रेन करना चाहिए। अगर संस्थापक खुद इसे सिखाएं तो ये सबसे ताकतवर अवेकनर बन जाएगा। उधर कहीं दूर शहर की छतों पर कुछ हुड पहने लोग तेजी से दौड़ते और इमारतों पर से छलांग लगाते दिखते हैं। उनमें से एक कहता है, जल्दी करो, नेमो गिल्ड्स कानागी के पीछे हैं, हमें उनसे पहले उसे पकड़ना होगा। अचानक उसके पीछे कोई आ खड़ा होता है, मिदोरी। वो ठंडे लहजे में पूछता है, इतने ज्यादा लोग हैं क्या? वो आदमी डर के मारे पलट कर देखता है और मिदोरी शांति से कहता है, अगर 15 लोग हैं तो तुम आखिरी हो। इतना कहकर वो अपनी उंगली उसके माथे के पास रखता है, उसके सिर को पलट देता है और जोर से छत पर पटक देता है। फिर मिदोरी अपनी कॉय जैसी दूत आवाज रेवन कॉल के जरिए रेन से संपर्क करता है। रेन तुरंत जवाब देती है, मैं पहुंच गई हूँ। वो उसे आश्वस्त करती है, यहाँ आसपास कोई अवेकनर नहीं है। लेकिन उसके अगले शब्द मिदोरी को चौंका देते हैं। लेकिन कोई और यहाँ पहले से मौजूद था। मिदोरी चुप रहता है, बस इंतजार करता है कि वो आगे क्या कहे। रेन फिर बताती है कि जो घुसपैठियां आया था वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक एस रैंक हंटर था जो जहर पर पूरी तरह महारत रखता है। वो कानागी को ढूंढने आया था, लेकिन बुरी तरह हार गया। मिदोरी की नजर धीरे धीरे उस छत की ओर जाती है जहाँ हितानी बेसुध पड़ा होता है, मुंह आधा खुला, बिल्कुल बेहाल हालत में। उसे देखकर मिदोरी खुद भी सोच में पड़ जाता है, आखिर हुआ क्या था वहाँ। थोड़ी देर बाद सब कानागी के घर पहुंचते हैं। मिदोरी ताली बजाता है और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, वाह कानागी, कमाल कर दिया तूने। वो सच में प्रभावित दिखता है और ईमानदारी से मानता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू एक एस रैंक हंटर को भी हरा देगा। फौरन ही वो पूछता है, तू उस जहर के संपर्क में तो नहीं आया था ना? कानागी अपने गाल को खुजाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, सब ठीक है, मैं और माँ दोनों ठीक हैं। हिनोई हाथ बांध कर खड़ा होता है, थोड़ा नाराज लहजे में बोलता है, इतना घमंड मत कर। अगर वैलेंटाइन न होती तो आज की रात तू नहीं बचता। उसका नाम सुनकर वैलेंटाइन थकी हुई सी आवाज में कराहती है। हिनोई सिर हिलाकर कहता है, लेकिन मानना पड़ेगा, तूने गजब काम किया, सब कुछ 5 सेकंड में निपटा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। वैलेंटाइन कंधे उचकाकर हल्के अंदाज में जवाब देती है, इतना मुश्किल भी नहीं था। जब जहर बनाने वाला वहीं पड़ा हो तो बस कुछ सही जगह पर सुई चुभानी थी। खून का नमूना लिया और एंटीडोट बना लिया। मिदोरी गहरी सांस लेकर फिर कानागी की तरफ देखता है, मुस्कुराते हुए कहता है, देर से आने के लिए माफ करना, अब चिंता मत कर, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिए हैं। आज के वीडियो की वजह से अब कई संगठन तुझे निशाना बनाएंगे, लेकिन मैं सब पर नजर रख रहा हूँ। कानागी अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आखिर पूछता है, तो हितानी ने जो कहा था, क्या वो झूठ था? क्या वो सच में तुम्हारा साथी नहीं था? मिदोरी बिना जरा भी झिझके सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, वो झूठ बोल रहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। बात खत्म होते ही वो रेन की तरफ देखता है और पूछता है, सब खत्म हो गया? जैसे ही वो पूछता है, रेन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ, सब ठीक कर दिया है। कानागी की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं जब वो अपने घर की ओर देखता है। टूटी हुई खिड़कियां और पिछवाड़े की दीवार बिल्कुल नई जैसी लग रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिदोरी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं, अब हमें तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करनी है। कानागी वहीं खड़ा रह जाता है, दिल में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट दोनों साथ साथ महसूस करते हुए। अगले दिन सुबह कानागी की माँ उसे गेट तक छोड़ने आती है, जहाँ एक कार उसका इंतजार कर रही होती है। वो प्यार से कहती है, देखो बेटा, कुछ भूल तो नहीं गए? कानागी मुस्कुराकर जवाब देता है, सब ठीक है माँ, आप ज्यादा चिंता करती हैं। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही होती कि वही छोटा बच्चा जिसे उसने अपनी बाहों में पाला आज मिदोरी के साथ जा रहा है। लेकिन मिदोरी पहले ही उसे भरोसा दिला चुका था, मैं इसका ख्याल रखूंगा और इसे एक बेहतरीन हंटर बनाऊंगा। ये सुनकर कानागी के भीतर जोश उमड़ आता है, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर अब भी हल्की चिंता झलकती है। वो अपनी फिक्र छिपाते हुए उसे टिफिन थमाती है और कहती है, नाश्ता नहीं किया था ना, रास्ते में खा लेना। कानागी बिना कुछ कहे मुस्कुराकर टिफिन ले लेता है। फिर उसकी माँ मिदोरी की ओर देखती है, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सीधा सवाल करती है, क्या मेरा बेटा किसी खतरे में तो नहीं पड़ेगा?